ओके। अच्छा, टाइप चेकिंग समझ में आई थी? तो वो लास्ट वाला जो रन टाइम वाला जो पॉइंट था ना, हम्म। वो वाला नहीं समझ आया। और एक वो जो टाइप चेकिंग रिलायबिलिटी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये वाली बात नहीं समझ आई। सही है। टाइप चेकिंग एक दफा सम अप भी कर दो, एक दफ़ा। मतलब बता दो फिर से कि मतलब क्या ओके, है। टाइप चेकिंग क्या है कि लेट्स सपोज तुम्हारे पास टाइप चेकिंग की एग्जांपल अगर हम लोग ले लें। ओके, जावा वगैरह में या सी में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके पीछे उसकी टाइप बतानी पड़ती है ना, कि फ्लोट या इंटीजर या स्ट्रिंग एंड सो ऑन, राइट? मैंने कह दिया हम्म। कि शुरू में लेट्स सपोज ये सी लिख रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि इंटीजर x इज इक्वल्स टू 10। सही है। बाद में मैंने कह दिया कि x इज इक्वल्स टू 10.5। क्या होगा? टाइप चेकिंग एरर आ जाएगा, मतलब पहले इंटीजर दिया, इंटीजर डिक्लेयर किया था, फिर फ्लोट में वैल्यू दे दी। एग्जैक्टली राइट, दिस इज टाइप चेकिंग। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल की लेट्स सपोज टाइप को चेक कर रहे हैं कि इफ़ इट्स वैलिड। ओके, टाइप चेकिंग समझ में आ गई? अब हम्म। अच्छी सही। टाइप चेकिंग से क्या मतलब है कि कंपाइलेशन के टाइम पे एरर ही आ जाए कि तुम्हारे पास बस एरर आ जाए कि टाइप आर नॉट compatible, x was supposed to be integer but a float was passed and so on, राइट? अच्छी टाइप चेकिंग का ये मतलब है कि कंपाइलेशन के टाइम एरर आए rather देन रन टाइम के टाइम एरर आए। बात सही है। समझ में आई है? हाँ सही है। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे हाँ, रिलायबिलिटी की एक और एग्जांपल है, रिलायबल टाइप चेकिंग की एक और एग्जांपल है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है, प्रिंट फ्लोट के नाम से फंक्शन है एक। उसके अंदर एक पैरामीटर जा रहा है, आर्गुमेंट जा रहा है, जिसकी डाटा टाइप क्या है? फ्लोट। फ्लोट है। और वो प्रिंट कर रहे हैं उसको उस फंक्शन में। यहाँ पे उन्होंने फंक्शन के बाहर इंटीजर डिफाइन किया हुआ है जिसकी वैल्यू 23 है, और वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहे हैं? 23, जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। माइन पास करें जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। अंदर क्या है? फ्लोट। वो आर्ग्यूमेंट क्या है? फ्लोट। जा क्या रहा है? इंटीजर। अगर इसमें टाइप चेकिंग नहीं हो रही तो क्या लिखा हुआ है? नो एरर बट लीड्स टू अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। अगर इसमें टाइप चेकिंग हो जाती तो भले एरर आ जाता लेकिन रिलायबल होता, राइट? प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुआ ये? इसमें हमें ब्रैकेट में रऊफ हमें फ्लोट ही देना था कोई, मतलब इन्होंने तो वेरिएबल दे दिया ना जिसको कोई नंबर असाइन हुआ हुआ है। हम्म। वो तो देना था, वो अलग बात है, राइट? वो टाइप चेकिंग की एग्जाम्पल इस सेंस में है कि यहाँ पे देखो टाइप चेकिंग नहीं हो रही है, जबकि होनी चाहिए थी कि अगर किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट ही फ्लोट जाना है तो फ्लोट के अलावा कोई और नहीं जाए, राइट? हाँ। टाइप चेक हो जाए कंपाइलेशन के टाइम ही, और यहीं पे एरर आ जाए, राइट? अब रन टाइम में क्या हो सकता है एरर आ जाए रन टाइम में। हो सकता है कुछ अजीब सा आउटपुट आ रहा हो लेकिन एरर ना आए। तो रिलायबिलिटी कम हो रही है बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर इज मोर या हाई। सही है। क्लियर हुई ये चीज़? हाँ। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैसे रिलायबिलिटी को अफेक्ट करती है? एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती क्या है? आइडिया कुछ? है तो बताओ। फिर बता दो। रऊफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग मतलब ये कि अगर किसी फंक्शन में कहीं पे एरर आ सकता हो जिसकी वजह से फंक्शन का फ्लो टूट रहा हो, मतलब जैसे आगे का काम रुक रहा हो। हम्म। सही है।
तो उस जगह एरर ना आए, जो हम एक लाइन लिखे ना एक्सेप्शन, वो रन हो जाए। वो ट्राई ट्राई और एक्सेप्ट वाले की बात कर रही हो तुम? शायद हाँ। नहीं मुझे वो नहीं, एक्सेप्ट। नहीं एक्सेप्शनल हैंडलिंग ये है कि तुम्हारे पास एरर्स कितने अच्छे तरीके से शो हो रहे हैं, बेसिकली ये, राइट? अगर जो फॉर पूरा लिखा आ रहा होता है तुम्हारे पास, हाँ मतलब वो कि एरर बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड अब जो है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड से तुम्हें पता चल जाता है कि एरर क्या है। हाँ। जब तुम्हें ये पता होता है कि एरर क्या है, तो तुम नेक्स्ट टाइम वो प्रिडिक्ट कर सकती हो। यस। तो उसकी वजह से रिलायबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, बड़ी। राइट? तो बेटर द एक्सेप्शन हैंडलिंग द हायर द रिलायबिलिटी। मीन्स रहो कि मतलब एरर, अब फॉर एग्जांपल एरर का वो बिल्कुल स्पेसिफाई कर देंगे कोड में एग्जैक्टली, किस कहाँ पे एरर आ रहा है कहाँ ना। पे और किस वजह से, सिर्फ लाइन नंबर नहीं शो करे। अब हम्म। वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ये नहीं बता रहा होता है कि किस लाइन में एरर है, लेकिन वो बता रहा होता है किस वजह से एरर है। वो लाइन भी बता रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ लाइन वाला नहीं बता रहा होता, राइट? वो वजह बता रहा होता है। पाइथन सही है। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई हुई है, जबकि अगर जावा में लाइबा ने कोड किया हुआ है, राइट, उसको पता होगा कि जावा में थोड़ी मुश्किल होता है एरर को रीड करना। उसने उसमें रिलेटिवली एक्सेप्शनल हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी पाइथन में है। पाइथन में तो बहुत सिंपल होता है एरर को रीड करना। क्लियर? यस। रिस्ट्रिक्टेड एलियासिंग क्या है कि हम लोग मल्टीपल मल्टीपल इंस्टेंसेस को, ओके, लेट मी शो एन एग्जांपल, ज़्यादा आसान होगा। पूरी स्लाइड इसी इसी उसके पे है क्या? कॉस्ट आ गई है तो ये रही। ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? Aliasing occurs when two or more distinct names, like variables, refer to the same memory location in a program. While it can be useful, aliasing can lead to confusion and bugs, as changes made through the one name can affect the value accessed by others. Aliasing क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा variables, let's suppose, same memory location को access कर रहे हो। समझ में आई बात? हाँ। तो उससे क्या होगा, ये हायर एलियासिंग तुम्हारे पास रिलायबिलिटी को कम करती है। क्यों? बिकॉज एक को चेंज करने से बाकी भी अफेक्ट हो रहे हैं, राइट? क्योंकि अगर तुम्हारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहे हैं, ए, एक्स, वाई और जेड, ये तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है? तुमने मेमोरी एक को चेंज कर दिया, एक्स इक्वल्स टू 20 कर दिया, सही है? उस मेमोरी सही है। लोकेशन की वैल्यू क्या चेंज हो गई, यानी उस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है वो क्या चेंज हो गई, 20 हो गई। तो उसकी वजह से जो बाकी वेरिएबल्स उस सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे थे, उसकी उनकी भी वैल्यूज़ क्या हो गई, चेंज हो गई, राइट? तो रिस्ट्रिक्टेड एलियासिंग का क्या मतलब है कि एलियासिंग रिस्ट्रिक्टेड है, तो जितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड उतनी ज़्यादा हायर रिलायबिलिटी। अगर हम लोग एक ही मेमोरी लोकेशन, एक ही वेरिएबल एट अ टाइम एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर करने दे रहे हैं, तो फिर तुम्हारे पास रिलायबिलिटी हाई है, तुम्हारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, वो बेहतर हो रही है। बात समझ में आई है या बताऊँ? नहीं। नहीं आई? नहीं। ओके, ये कोड देखो क्या लिखा हुआ है। ए इक्वल्स टू 10, तो हमने एक पॉइंटर बनाया p, जो कि क्या है, एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, सही है? सही है। हाँ। ओके, तुमने एक और पॉइंटर बनाया q, जो कि किसको कर रहा है, p के मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास p इटसेल्फ क्या कर रहा था, एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा होगा, तो q किसकी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा होगा, एक ही। एक ही। बात समझ में आई अनुषा? क्लियर? कहाँ गई है? हाँ हाँ, रऊफ आई है। ओके, अच्छा, अब ये हो गया। तो अगर हम लोग a की वैल्यू चेंज करते हैं या p की वैल्यू चेंज करते हैं, लेट्स सपोज, या इवन q की वैल्यू चेंज करते हैं, इन तीनों की, a, p या q,
इन तीनों में से किसी भी वैल्यू चेंज कर देते हैं, हम लोग कह देते हैं q इक्वल्स टू 20, राइट? तो क्या p और a की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा? यस, क्या होंगी इनकी वैल्यूज? 20 हो जाएगी। राइट, 20 हो जाएगी। दिस इज अ सिंपल केस, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही मेमोरी लोकेशन है और मल्टीपल वेरिएबल्स है, जब तुम्हारे पास मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस आ जाती हैं, और अगर तुम्हारे पास मल्टीपल वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हो, तो तुम्हारे पास प्रिडिक्टेबिलिटी कम हो जाती है उसके आउटपुट की, सही। राइट? तो रिलायबिलिटी क्या होगी? क्या होगी रिलायबिलिटी? जितनी हाई एलियासिंग उतनी क्या? कम हो जाएगी। उतनी कम हो जाएगी। क्लियर? ओके, ओके। अब आ गई है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? राइट, बहुत बहुत डिफरेंट तरीके की कॉस्ट है। एक है तुम्हारे पास क्या है, ट्रेनिंग कॉस्ट। अगर तुम्हारे पास ऑर्थोगोनैलिटी हाई होगी तो तुम्हारे पास ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ेगी, बिकॉज तुम्हें ज़्यादा टाइम चाहिए टू ट्रेन प्रोग्रामर्स की लैंग्वेज कैसे काम करती है। वो ये कहेंगे कि तुम्हारे पास अरे जो है वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है फ्रॉम अनदर अरे, राइट? तो ये कैसे काम करेगा, तो उनको सिखाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। द हायर द ऑर्थोगोनैलिटी, द हायर द ट्रेनिंग कॉस्ट। क्लियर? सही। नेक्स्ट तुम्हारे पास कॉस्ट की एग्जांपल क्या है, प्रोग्राम राइटिंग कॉस्ट। The ease of writing programs in a language impacts development cost, influenced by how well the language matches the application needs. क्या मतलब है इसका? The ease of writing programs in a language. और जो जितने भी अगर जितनी बोलो बोलो। जितनी भी मतलब अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी इजी लैंग्वेज में जिसमें हमारे पास राइटेबिलिटी ज़्यादा है, तो तो वो वो कॉस्ट इफेक्ट कैसे करेगी? लेकिन हाँ, कैसे करेगी? इसमें बेसिकली ये है कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, राइट? अब हाँ। लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स राइटिंग कॉस्ट को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं, कि अगर तुम्हारे पास कुछ लैंग्वेजेस किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन हुई हुई होती हैं, राइट? इसमें एग्जांपल दी है विजुअल बेसिक इज़ ऑफन यूज्ड फॉर GUI एप्लीकेशंस बिकॉज इट अलाउज रैपिड डेवलपमेंट, राइट? सेम चीज़ सी में भी हो सकती है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ कोड्स क्या, नंबर ऑफ़ लाइंस और हार्डर एप्लीकेशन होगी डेवलप करना, सेम चीज़ सी में रैदर देन विजुअल बेसिक में। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सी में डेवलप करें तो वो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा प्रोग्राम राइटिंग कॉस्ट लगेंगे। वाई? नंबर 1 मुश्किल है, नंबर 2 ज़्यादा लाइंस होंगी जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट? तो उसकी प्रोग्रामिंग राइटिंग कॉस्ट क्या होगी? प्रोग्राम राइटिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो डिपेंड्स ऑन द सही। एप्लीकेशन, तुम्हारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस की डिफरेंट राइटिंग कॉस्ट है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सही। सही। कंपाइलेशन कॉस्ट क्या है? सिंपली कितनी देर में कंपाइल हो रहा है। सही। एग्जीक्यूशन कॉस्ट क्या है? कितनी देर में एग्जीक्यूट हो रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, एंड सो ऑन। सही। क्लियर? इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम कॉस्ट क्या है? उसको कोड को लिखने में जो तुम्हारे पास इन्वायरमेंट्स और वो लैंग्वेज और वो कंपाइलर और जितने भी तुम्हें टूल्स चाहिए उस लैंग्वेज को रन करने के लिए, उस लैंग्वेज को लिखने के लिए, दैट इज़ योर इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम कॉस्ट, राइट? चिज़ल में कितनी ख्वारी होती थी? इतनी तो नहीं होती थी, लेकिन रिलेटिवली ज़्यादा ही होती थी कंपेयर टू पाइथन एंड सो ऑन, राइट? तो मैं पहले वो ये नहीं समझ आ रहा है, एक दफा वापस समझो, इसकी एग्जांपल दो। इसकी एग्जांपल, तुम्हारे पास एक लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास एक लैंग्वेज है, उसको रन करने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो एक उसका स्पेसिफिक आईडी डाउनलोड करना है, जैसे जुपिटर है ना, उसी लैंग्वेज का अपना आईडी है,
उसी लैंग्वेज की अपना कंपाइलर है, उसी लैंग्वेज के तुम्हें पहले जेडीके भी चाहिए, जावा डेवलपमेंट टूल किट भी चाहिए, हाँ एंड तो हाँ। मल्टीपल चीज़ें तुम्हें जो है वो चाहिए ओनली टू यूज़ दैट लैंग्वेज, राइट, ओनली टू हम्म, कोड इन दैट लैंग्वेज। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम कॉस्ट क्या है? हाई। हाँ है। सही। हम्म। फिर है रिलायबिलिटी कॉस्ट, फिर है मेंटेनेंस कॉस्ट, राइट। पुअर रिलायबिलिटी कैन लीड टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट, ऑब्वियस है। सही। क्या मतलब है कि अगर एक एग्जांपल है तुम्हारे पास, शर्नोबिल का किसी को पता है? इसका शर्नोबिल, नहीं। शर्नोबिल रशिया में या स्लैश यूक्रेन, मुझे याद नहीं है, इन दोनों में से कोई एक सिटी का नाम था शर्नोबिल, जिसमें 1986 में आई बिलीव वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट था, और वहाँ पे तुम्हारे पास मिस रीडिंग की वजह से, किस वजह से, नॉन रिलायबिलिटी ऑफ ह्यूमन की भी गलती थी, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारे पास न्यूक्लियर मेल्टडाउन हो गया था, जिसकी वजह से पावर प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो गया था, और रेडिएशन इतनी मैसिव हो गई थी कि तुम्हारे पास हज़ारों लोग मरे थे, और इवन आज तक वहाँ पे रहना अलाउड नहीं है, राइट। तो वो एग्जाम्पल था किसका? क्रिटिकल सिस्टम का। ऐसा सिस्टम जिसके अगर रिलायबल नहीं हो, और वहाँ पे अगर कोई मसला आ जाए सॉफ्टवेयर में, तो फिर उसके इम्पैक्ट एवरलास्टिंग हो सकते हैं, राइट। तो क्या लिखा है? पुअर रिलायबिलिटी कैन लीड टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट स्पेशली इन क्रिटिकल सिस्टम वेयर फेलियर्स आर एक्सपेंसिव। शर्नोबिल ज़्यादा फेलियर एक्सपेंस, ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंसिव फेलियर क्या होगा? बात समझ में आई हो? आ गई है। इसमें रहूँ जैसे कोई ट्रांजैक्शन का भी जो हमारे वो बैंकिंग होता है, सिस्टम, एग्जैक्टली। लेट्स बैंकिंग सपोज, सिस्टम है। हाँ, हाँ। परफेक्ट एग्जांपल। बैंकिंग सिस्टम ट्रांसफ़र करने में तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर ने एरर दे दिया, एरर नहीं दिया, हम्म कोई अजीब से बग्स आ गए हैं कि उसके पास उसने किए 1000 थे और चले गए उसके पास उसके अकाउंट से $100,000, हम्म राइट। तो एक्सपेंसिव फेलियर था उस केस में। हम्म तो ये भी क्रिटिकल सिस्टम की एग्जांपल है। तुम्हारे पास जितना क्रिटिकल सिस्टम होता है उतनी तुम्हें हायर रिलायबिलिटी चाहिए होती है। हम्म। फिर मेंटेनिंग कॉस्ट है, राइट, बहुत। हाँ, सॉफ्टवेयर को बार बार अपडेट करना जो है, एग्जैक्टली। न्यू न्यू फीचर्स ऐड करना और बग्स हाँ, फिक्स करना और जो वो है वो। रीडेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास जितनी रीडेबल होगा कोड। फॉर एग्जांपल, अगर एक तुम्हें एक कंपनी ने हायर किया और उनका वो हम्म जो सॉफ्टवेयर है वो 5 साल 10 साल पहले बना था, अब वो हम्म जिन्होंने बनाया था वो तो चले गए। अब हम्म तुम्हें उस कोड को, उसको सॉफ्टवेयर को, या तो उसमें बग्स रिमूव करना है या तो लेट्स सपोज अपडेट करना है। हम्म अपडेट या उसको बग फ्री करने के लिए तुम्हें उसको कोड को समझना पड़ेगा, राइट। अब जितनी ही कम होगा रीडेबल कोड उतनी ही तुम्हें ज़्यादा मुश्किल होगी। सही। तो जितना कम हम्म, रीडेबल उतनी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा। सही है। क्लियर? हम्म। रऊफ अब जरा थोड़ा आगे बढ़ाओ, आगे आगे। टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आएंगे अभी आगे, आई थिंक। हाँ, लैंग्वेज कैटेगरीज, इम्पेरेटिव, फंक्शनल, लॉजिक बेस्ड। रऊफ ये भी एक दो पढ़ने में समझ आ रहा है, जो उन्होंने उसमें दिया था ना, उन्होंने मल्टीपल लैंग्वेजेस दी थी और फिर उसमें पढ़ना था ना वो केवल। चैप्टर 2 में। नहीं, रऊफ उस चैप्टर में तो वो है जो पुरानी लैंग्वेजेस है। तो नहीं, क्या जो दिया था न्यू उसने? लैंग्वेजेस है ना, मतलब जैसे पाइथन और जो, अच्छा बात सुनो, जो उन्होंने ऊपर अभी जो वो दिखाई थी ना लिस्ट जैसी जो थी, वो खोलो एक दफा लिस्ट जैसी? ऊपर इमेजेस में कि वो कौन से। वो जो हाँ। पॉपुलैरिटी वाली इमेज थी, हम्म। ये? रऊफ, हाँ, इसमें से ना एक एक पढ़ के, मतलब जैसे ना उनकी फंक्शनैलिटी स्पेसिफाई कर दो, ठीक है, थोड़ा इस तरह कि बता किस दो। में यूज़ होती है और वो किस में यूज़ होती है, राइट। हाँ। ओके, ठीक है। टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, पाइथन किस लिए यूज़ होती है? 2 मिनट को मैं लिख रही हूँ, लिख रही हूँ। लाइव, तुम बताओ, पाइथन किस में यूज़ होती है? क्या? पाइथन सबसे किस किस लिए यूज़ होती है कॉमनली? व्हाट्स द बेस्ट लैंग्वेज, या पाइथन कब यूज़ करेंगे हम लोग, यही बता दो चलो। किस सब कुछ डोमेन है। के लिए, किस टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए, एंड सो ऑन।
भाई अभी के हिसाब से तो एआई के में ज़्यादा यूज़ हो रही है हाँ, पाइथन। राइट, क्योंकि उसमें कम्युनिटी सपोर्ट हाँ, ज़्यादा है, बिल्ट इन लाइब्रेरीज ज़्यादा हैं लाइब्रेरी एंड सो ज़्यादा ऑन। सही। अगर हम्म, इस सेंस में आ जाए, पूरा सिनेरियो बता हुआ है, तो आई वुड आल्सो कंसिडर कि पाइथन का ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत कम है। इट्स रिलेटिवली ट्रेनिंग कॉस्ट। relatively simple for your training staff to understand and implement। सही। सही है। सी सी के लिए यूज़ होती है तो 10 दफ़ा ही सुना होगा, राइट। कंपाइलर वगैरह के लिए। कंपाइलर के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एंड सो ऑन। जहाँ पे भी हार्डवेयर की बात आएगी वहाँ पे सी सी आ की बात जाएगी। आएगी। जावा की कब बात आएगी? जावा में अभी आगे भी आएगा कि जावा इज़ अ व्हाट। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। हाँ, तो ये तो सारी लैंग्वेजेस हुई ना। लेकिन जावा ज़्यादा नहीं रिलायबल है। रिलायबल नहीं, इस जावा जो है वो मल्टी प्लेटफॉर्म है, मेन चीज़ जो है ना, क्योंकि उसमें हाइब्रिड है वो, उसमें क्या होती है वो, उसमें कंपाइलेशन भी होती है और इंटरप्रिटेशन होती है, और जेडी वर्चुअल मशीन जेवीएम के ज़रिए से रिगार्डलेस ऑफ आर्किटेक्चर वो किसी भी उस पे कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो वो मल्टी प्लेटफॉर्म, तुम्हारे पास जब बात आ जाती है मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस की, तब जावा की बात आती है। सही। सही। सी प्लस। अच्छा, और ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए है? क्या जावा? नहीं ना, जावा नहीं ना, बैक एंड के लिए है। देखो, अभी जब तुम फ्रंट एंड बैक एंड की बात कर रही हो ना, तो सिर्फ तुम वेब एप्लीकेशन के सेंस में ले रही हो, राइट। पाइथन से भी वेब एप्लीकेशंस बनती हैं, सी हम्म, से तो नहीं बनती, सी शार्प से बनती हैं, जावा से भी बनती हैं, तुम्हारे पास जावा स्क्रिप्ट से भी बनती हैं एंड सो ऑन, राइट। हम्म। जावास्क्रिप्ट वगैरह तो जावा में नहीं आ जाएगा। नहीं, जावा स्क्रिप्ट अलग है, जावा अलग है। ये ओके। सब तो लेकिन वो बैक एंड के लिए होगा ना, और पाइथन से फ्रंट एंड थोड़ी बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? चलो मैं कर सकती और टिकिंटर लाइब्रेरी नहीं है, यूज़ नहीं किया था हम लोगों ने। ओके ओके, सही है। इट्स ऑल लेकिन अबाउट। हाँ, इट्स हाँ। ऑल अबाउट हाउ इजी इट। अभी बात की थी ना हम लोगों ने कि उसमें लिखा होता है कि विजुअल बेसिक जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस के लिए यूज़ होता है। सेम चीज़ हम्म, सी में भी कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि मुश्किल है ज़्यादा, और ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लगेंगी, ज़्यादा टाइम लगेगा एंड सो ऑन, हम्म। राइट। तो अभी कोई स्पेसिफिकली तुम्हारे पास इंटरफेसेस वाली लैंग्वेज नहीं है, इसलिए मैंने बोला नहीं। सही है, सही है। सही है। फिर तुम्हारे पास सी शार्प है, और सॉरी सी प्लस प्लस है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ सी है, बस इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था। सही। सही सही। है। सी शार्प, ये तुम्हारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क है, यूज़ फॉर वेब एप्लीकेशंस एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ये उसके लिए यूज़ होती है। 2 मिनट रुको, वापस बोलना, क्या बोला है? क्या बोला है मैंने? मुझे याद भी नहीं है अब। सी शार्प किस लिए यूज होती है? डॉट नेट फ्रेमवर्क वगैरह के लिए यूज़ होती है, जो हमारे वेब एप्लीकेशन और उसके लिए हाँ, काम होता है। सही है, राइट, और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है। सही है। विजुअल बेसिक इज़ यूज्ड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट। ज़्यादातर अब ये तुम्हारे पास ऑब्सोलीट हो गई है, मुझे नहीं पता ये रेटिंग्स क्यों हैं, लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास कौन सी स्टेटिस्टिक थी वो मुझे याद नहीं है, लेकिन पीएचपी इज़ स्टिल यूज्ड इन मोस्ट तुम्हारे वेबसाइट्स। क्यों? नॉट बिकॉज कि वो तुम्हारे पास बेहतर है ये है, लेकिन तुम्हारे पास जो पुरानी वेबसाइट्स इनिशियली तुम्हारे पास ज़्यादातर पीएचपी पे डेवलप हुई थी, ठीक है। तो इसलिए उन उसकी मेंटेनेंस अभी तक भी चल रही है। एग्जैक्टली जिन्होंने शिफ्ट नहीं किया, उन्होंने वो हम्म, पीएचपी पे काम कर रहे हैं, विच इज़ वाई पीएचपी इज़ स्टिल पॉपुलर। अच्छा रहो, पीएचपी की फंक्शनैलिटीज बताओ, मतलब उससे क्या क्या हो सकता है? वेब डेवलप बैकएंड की वो है तुम्हारे पास, बैकएंड स्क्रिप्टिंग क्या, जैसे कि तुम्हारे पास um, कैसी एग्जांपल दूँ, जैसे तुम्हारे पास बैकएंड स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज है, सर्वर की लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल तुमने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजी, राइट। हम्म। अब वो डेटाबेस से कौन सी लैंग्वेज इंटरेक्ट कर रही है और फ्रंट एंड से कौन सी रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे हो रही है, वो स्क्रिप्टिंग किसके थ्रू हो रही है? पीएचपी की तरफ वो से। वो बैकएंड पीएचपी। सर्वर की लैंग्वेज है पीएचपी। सही है। सो ये फिर तुम्हारे पास जावास्क्रिप्ट आ जाती है, यूज़ फॉर, मेनली यूज़ फॉर, अभी तुम्हारे पास मर्न स्टैक की मदद से नोड जेएस और वगैरह बैकएंड पे भी यूज़ होती है, लेकिन मेनली यूज़ फॉर व्हाट? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग।
यानी कि तुम्हारे पास ब्राउज़र में जो स्क्रिप्टिंग हो रही होती है वो जावास्क्रिप्ट में यूज़ हो रही होती है। सही। रऊफ वापस बताओ, आवाज कट गई थी मेरी तरफ जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट तुम्हारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती है इन वेब एप्लीकेशंस। क्या मतलब है इसका? कि तुम्हारे पास क्लाइंट की साइट पे जितने भी स्क्रिप्टिंग होगी वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगी, और वो ब्राउज़र तुम्हारे पास एग्जीक्यूट कर रही होती है। सही है। सही है। फिर असेंबली लैंग्वेज है। ओके। असेंबली लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है? एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए मोस्टली यूज़ होती है तुम्हारे पास असेंबली लैंग्वेज। सही है। फिर अच्छा, इसको इस पे सी, मतलब सी की प्रायोरिटी क्यों आ गई असेंबली पे? क्योंकि सी इज़ सिंपलर टू कोड देन असेंबली लैंग्वेज। सी का एक कोड जो कि 10 लाइन का, असेंबली का प्रॉबली 150 लाइंस का होगा। सही है। मुझे याद है एक गेम है, था पढ़ा पढ़ा था मैंने कि कोई कुछ रोलर कोस्टर टाइकून नाम से कोई पता नहीं पुराना गेम था। उसके डेवलपर ने जो उसकी कोडिंग की थी वो असेंबली लैंग्वेज पे की थी, ताकि वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पर चल जाए। 1990s की बात है। तो आप अगर उस सेंस में भी लेना तो ले लो, अगर नहीं तो कम्प्लीटली इग्नोर करो जो भी मैंने बोला। फिर तुम्हारे पास सीक्वल आ रही है, एसक्यूएल क्यों यूज़ होती है तुम लोगों को पता है। नेक्स्ट पे जाऊँ। हम्म। रऊफ थोड़ा सा बता दो इसका भी। डेटाबेस। इसमें, हाँ, इसमें और पीएचपी में क्या डिफरेंस है? डेटाबेस एसक्यूएल तुम्हारे पीएचपी पास डेटाबेस है। हाँ। पीएचपी पीएचपी तुम्हारे इंटरैक्ट करने के लिए यूज हाँ होती है ना। एग्जैक्टली तुम्हारे पास डेटाबेस से डाटा फेच या पोस्ट किया और फ्रंट एंड पे भेजा, राइट। सही है, तो वो पीएचपी करती है। हम्म। सही है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सी इज़ यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, स्पेसिफिकली फॉर आईओएस। स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी दोनों इन पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। अभी भी यूज होती है। नहीं, ज़्यादातर ऑब्सोलीट हो गई हैं, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे पास तब आ जाती है जब तुम्हारे कुछ नेटिव एप्लीकेशंस का मकसद ही यही है कि तुम्हारे पास जो रिएक्ट नेटिव और फ्लटर है, ये तुम्हारे पास 99% ऑफ एप्लीकेशंस के लिए काम आ जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास फ़ोन के स्पेसिफिक हार्डवेयर लेवल पे इंटरेक्ट करने की बात हो रही होगी ना, तो तुम्हारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो विच जावा, राइट, जावा और ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट काम आएंगे। एक एग्जांपल दे बता, जानिए तो बताओ। एक एग्जांपल पढ़ी है व्हेन आई आप यूज्ड टू बताओ वर्क। क्या है। एक प्रोजेक्ट आया था जो कि एक बंदे ने एल्गोरिथम लिखा था जो कि उसकी कॉल लॉग्स को मेंटेन कर रहा था, उसकी फेवरेट कॉल लॉग्स को। मतलब कॉन्टैक्ट्स से उसके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स उसमें अपडेट हो रहे थे। ठीक है। वो सही। बेस्ड ऑन उसकी कॉल हिस्ट्री था, कॉल ड्यूरेशन, मैसेज हिस्ट्री एंड सो ऑन। सही। अब जब बात आई बनाने पे, तो ना ही वो रिएक्ट नेटिव पे बन सकती थी और ना ही वो फ्लटर पे बन सकती थी। क्यों नहीं बन सकती थी? क्योंकि उसको ये चाहिए थी आईओएस पे एप्लीकेशन, और जो ऐप आईओएस है वो तुम्हारे पास कॉल लॉग्स को एक्सेस करने नहीं देता इन सिंपल वेज। तो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव पे तो वो बन ही नहीं सकती थी। बात समझ में आई? अच्छा। सही। तो उस मतलब कि हम्म, अच्छा, लेकिन आईओएस तो आईओएस एप्लीकेशन जो अभी भी स्विफ्ट पे बन रही है। बन रही हैं, बहुत सारी बन रही हैं, लेकिन सही। वो सिर्फ आईओएस पे चलती हैं। वो तो अगर तुम्हें वही एप्लीकेशन एंड्रॉयड पर लानी है तो तुम्हें या तो फिर फ्लटर या रिएक्ट नेटिव पे चले जाओ, या तो फिर जावा पे चले जाओ। सही। फ्लटर और रिएक्ट नेटिव दोनों को सपोर्ट करते हैं ना, हाँ। आईओएस और एंड्रॉइड दोनों। नेटिव एप्लीकेशंस वो होती हैं जो कि तुम्हारे पास एक पे चलें, जो नेटिवली चल रही हैं फॉर आईओएस या एंड्रॉयड। सही। सही। वापस बताना रऊफ कि क्या बोला तुमने? नेटिव एप्लीकेशंस जो होती हैं वो स्पेसिफिकली फॉर वन ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइंड होती हैं। या तो एंड्रॉयड या फिर आईओएस। हाँ, वो तो मैंने जनरली बात की। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ वो विंडोज़ के लिए है, राइट, वो भी तो हम्म। नेटिव है ना। हाँ। फिर गो है, गो गूगल की लैंग्वेज है। आई डोंट स्पेसिफिकली नो व्हाट दिस इज़ यूज्ड फॉर। लाइबा तुम्हें शायद पता है तो बता दो। नहीं, मुझे तो खास नहीं पता। जितना ही बता बता दो।
नहीं पता, ओके, लगा मुझे गलत बता रहा हूँ। ठीक है। जानना है बता दो, मैं गूगल सर्च कर लूँगा, वरना चलो करना है तो बताओ। नहीं नहीं अभी छोड़ दो। अच्छा मैं ना एक एक पिक्चर भेजूं जो मिस ने क्लास में क्विज लिया था, रहो वो बताओ। भेजो। एक मिस एक चैप्टर में वो भी पढ़ाया था कि स्केलेबिलिटी और क्या, किसमें? चैप्टर में मिस ने क्या बताया था? मुझसे एक क्वेश्चन बोला था, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिकली एंड डायनामिकली टाइप लैंग्वेजेस। हाँ वो आगे आएगा, तब जब आगे आएगा आई विल लेट यू नो, कि मुझे अभी याद नहीं है। यू आर आस्क्ड टू डेवलप अ रियल टाइम फाइनेंसिंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म दैट कैन, ये कब था? पहला क्वेश्चन था आई थिंक। मैंने दिया था। अच्छा खैर। नहीं पता नहीं। नहीं नहीं ये ना मुझे लग रहा है ये हमारे सेक्शन का नहीं था, या फिर पता नहीं हमारे नाइस सेक्शन का यार, है। अनुषा छा गए। ये दूसरे सेक्शन का है। Nice. So that can execute trades quickly, analyze market data, and ensure high reliability. The system should be low latency, secure, and be able to handle many millions of transactions with minimal downtime. Which programming language would you select and why? Okay. Trading platform executes trade quickly and analyze market data, ensure high reliability. अच्छा, अब इस सेंस में मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ कि चारों को देखिए और मैंने देखा लीस्ट लाइकली कौन सी है और फिर मैं उसको एलिमिनेट कर देता हूँ। तो आई वुड एलिमिनेट सी प्लस प्लस। नंबर वन, सी प्लस प्लस तुम्हारे पास वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होता, और तुम्हारे पास जब फाइनेंशियल ट्रेडिंग की बात आ रही है तो इट वुड यूज़ सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेट टू कम्युनिकेट बिटवीन मार्केट्स एंड सो ऑन, राइट? तो मैं सी प्लस प्लस को एलिमिनेट कर दूंगा। सही। चलिए। ओके। अब गो के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं जावा और पाइथन को कंसिडर करूं, अब जावा का जो बैकएंड फ्रेमवर्क है वो स्प्रिंग बूट के नाम से है, उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता इतना, लेकिन जीपीटी से पूछें तो लेट्स सी वो क्या जवाब देता है, बिकॉज़ मैं कुछ गलत बताना नहीं चाहता। नाइस, जीपीटी मर गया। अच्छा, जैसे जीपीटी चलता है फिर मैं इस पे आता हूँ, सही है। और गो का भी बता ही दो, देख लो, वो सर्च कर लो। चलो कर ही लेते हैं, अब जब इसमें आ ही गया तो गो को देख लेते हैं। हम्म, और मुझे 2 मिनट दो में आई। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी लैंग्वेज से सर्च करो तो इट्स ऑब्वियस कि दैट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस। पाइथन के सर्च करो तो इसमें वेब डेवलपमेंट भी आ जाएगी, साइंटिफिक एप्लीकेशंस भी आ जाएगी एंड सो ऑन। और मिस कुछ इसी तरह का देंगी पेपर में लास्ट में, तो मोस्ट कंफ्यूजिंग। लाइकली वही आंसर करेक्ट करेंगी जो कि पॉपुलर है। अनफॉर्चुनेटली वो यही करेंगी, लेकिन मेरा जो मसला है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ पॉपुलर हो तो वो अच्छी भी हो। तो बस ये देखना है कि वो पॉपुलर है और वो पॉपुलर क्यों है,
फॉर स्पेसिफिक, और तुम्हें एग्जांपल्स देखनी हैं कि मेन पॉपुलर जो वेबसाइट्स हैं वो किस पे बनी हुई हैं. अच्छा ओके. ओके, सजेस्टेड चॉइस क्या बताई है इसने? कम्प्लीटली ऑपोजिट फ्रॉम माइन, सी प्लस प्लस. क्यों बताई है उसने? बिकॉज लो लेटेंसी है, हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, एंड मिनिमल डाउन टाइम है. And its performance and control over system resources make it ideal for handling the stringent demands of of such a system. Right? अच्छा, एक जो चीज़ है जो कि मिस की अच्छी बात है कि उनको कोई भी आंसर दे दो, मोस्टली कोई भी आंसर, एंड जस्टिफाई कर दो तो वॉन्ट बी कंसिडर्ड रॉन्ग. राइट? तो अब इसमें से इन माय ओपिनियन कोई भी एक आंसर सही नहीं है. जीपीटी ने सी प्लस प्लस रिकमेंड किया है, विच आई गेस सही है क्योंकि डेफिनेटली लो लेटेंसी वगैरह चाहिए. तो market trends ensure high reliability. The system should be low latency, secure, and be able to handle minimal downtime. Okay. तो इसमें से keywords पिकअप करो to answer questions like these. अगर हम लोग C++ के लिए देख रहे हैं तो क्या, पहली बात तो ये बताओ तुम लोग हो इधर, क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही कब से. हाँ है ऑन. ओके, तो कीवर्ड्स ढूंढो. सबसे पहले लेट्स सपोज लो लेटेंसी लिखा हुआ है, सिक्योर लिखा हुआ है, और मिनिमम हैंडल मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन, मिनिमल डाउन टाइम लिखा हुआ है. राइट? जब लो लेटेंसी और सिक्योर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली सी प्लस प्लस तो आएगी. सही. अगर बाकी चीज़ें देखें, हम लोग बाकी कीवर्ड्स देखें कि रियल टाइम फाइनेंसिंग डाटा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट कैन एग्जीक्यूट ट्रेड्स क्विकली, एनालाइज मार्केट डाटा एंड इंश्योर हाई रिलायबिलिटी. एनालाइज मार्केट डाटा की बात आ गई तो क्या यूज़ हो गया? अगर एआई यूज़ हो सकता है, पाइथन. रुको, एआई यूज़ हो सकता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ हो सकते हैं टू एनालाइज मार्केट डाटा. जब उसकी बात आ गई तो हम लोग पाइथन को जस्टिफाई कर सकते हैं उस सेंस में. सही. अच्छा, तो फिर हम रऊफ इसमें लो लेटेंसी वाली चीज को किस तरह वो करेंगे? अगर पाइथन फॉर एग्जांपल एज एन ऑप्शन लिखना चाहे तो फिर उसमें उसको मेंशन नहीं करो. justify. तुम्हें जो भी लैंग्वेज लिखी है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स निकालो एंड देन ओनली दैट मेंशन करो. अगर अनलेस प्रोज एंड कॉन्स दोनों बोले हुए तो फिर कॉन्स में उसको मेंशन कर दो. वरना अगर प्रोज की बात हो रही है तो मैं सिर्फ ऑप्शंस की बात हो रही है कि विच वुड यू सेलेक्ट एंड वाई, तो फिर सिर्फ वही कीवर्ड चूज़ करो विच सूट योर लैंग्वेज और फिर उसको जस्टिफाई करो. बाकी लैंग्वेज को और बाकी पॉइंट्स को एक्सप्रेस ही नहीं करो. ठीक है? यूजुअली मैं क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में, अगर फॉर एग्जांपल मैंने पाइथन चूज़ की और मैं लो लेटेंसी को कवर अप करना चाह रहा हूँ तो मैं ये मेंशन कर दूंगा कि इवन तो पाइथन में लो लेटेंसी है, लेकिन सिंस एनालाइजिंग मार्केट डाटा इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट तो फिर मैं पाइथन को प्रेफर करूँगा. तो मैं किसी पॉइंट का वेट कम कर देता हूँ बाय चॉइस और किसी पॉइंट का, ताकि पता चल जाए जो भी चेक कर रहा है कि उसने ये रियलाइज़ किया है पॉइंट, लेकिन उसके पास रीज़न है स्टिल टू चूज़ द अदर लैंग्वेज. सही. ठीक है.
सही है। हम्म। ओके। अच्छा, अब मेरे ख्याल से अभी कहाँ पे थे हम लोग, वहीं पे बस करते हैं और फिर कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे बताओ कल से कहाँ से शुरू करना है, लैंग्वेज कैटेगरीज कवर करनी है नहीं करनी? इम्पेरेटिव, फंक्शनल, लॉजिक और ये मार्कर प्रोग्रामिंग हाइब्रिड। ये करनी है तो बता देता और हूँ। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा चैप्टर 1 में तुम्हारे पास बता देना, ये भी मुझसे पढ़ाया था। क्या, लैंग्वेज डिज़ाइन ट्रेड ऑफ। ओके, सही है। ठीक है, ये बताना है और फिर तुम्हारे रऊफ पास एक काम करना। कंपाइलेशन मेथड्स ये सब आने हैं, हाँ याद आया मुझे। बोलो। अच्छा, ये तुम इसके ना क्या कहते हैं, हमारी स्लाइड में तो नहीं है, लेकिन जो मिस ने जहाँ से मतलब जैसे उसमें ना सवाल हैं बहुत सारे, या बुक जो के बुक में सवाल से ही दो मिस। मुझे। अच्छा चलो ठीक है, सही है, वो हम खुद कर लेंगे, वैसे वो इतने मुश्किल नहीं। ओके, कोई बात बुक के सवाल मैं एग्ज़ाम के दौरान जो नहीं समझ में आ रहा ना वो मैं बता देना, आई ट्राई टू नहीं। हाँ सॉल्व देम, हाँ, लेकिन मैं ऐसे बुक खोल के नहीं देख रहा। सही है। ठीक है ठीक है। दूसरी चीज़, मैं अभी जब कल कल पढ़ेंगे तो मैं ये चैप्टर 1 वाली चीज़ प्योर इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन और हाइब्रिड सिस्टम कंप्लीट कराऊंगा। साथ साथ जो हम्म, मिस ने बोला था कि चैप्टर 2 में कोई स्पेसिफिक पार्ट्स हैं वो पढ़ के आना, वो मुझे बताओ कि कौन से पेजेस थे, वो वो कौन से पार्ट्स मिसने थे। बोला था हम्म, यार। ताकि वो कल वो भी कवर कर लें और फिर जो वेंसडे को है वो सिर्फ चैप्टर 3 में जितनी हुई चीज़ें हुई हैं वो देख लें। 1.7 से था कुछ इस तरीके से, बुक देख के बता रही हूँ आपको। मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो या लिख के भेज दो, मुझे याद थोड़ी रहना। सही है, मैं बता दूंगी फिर। सही है। ऑल्सो कुछ कौन कह रहा था, मुझे अनुषा ही कह रही थी कि लैब में कुछ ऐसी चीज़ें और 7th को सबमिट करनी है, तो हम्म, वो लाइबा कर दो, ठीक है। तो और फिर अनुषा को भेज दो क्योंकि मोस्ट अनलाइकली है कि मैं करूँ लैब्स। सही है। सही है। ओके, अच्छा मैं ये ज़रा बंद कर रहा ओके। हूँ अब स्ट्रीमिंग।